नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube के चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन। जीवों में जनन सबसे पहले हम बात करते हैं जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। भाई किसी ने पूछ लिया कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, तो जीवों में जनन आवश्यक इसलिए है कि पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना रहे, इसलिए जीवों में जनन आवश्यक है। अगर जब तक जीवों में जन्म नहीं होगा, अब चाहे जीव हो या पेड़ पौधे हैं हो कोई भी हो, जब तक उनका जन्म नहीं होगा तब तक क्या उनका अस्तित्व बना रहेगा पृथ्वी पर। जन्म होगा तभी तो अस्तित्व बना रहेगा। अगर जन्म नहीं होगा तो अस्तित्व बना रहेगा? बताइए आप लोग, नहीं बना रहेगा ना। तो वही बात कह रहे हैं कि जब तक जीवों में जन्म नहीं होगा तब तक पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व नहीं बना रहेगा। अगर जीवों में जन्म होगा तब जीवों में पृथ्वी पर उसका अस्तित्व बना रहेगा। तो अब जीवों में जन्म, चूंकि ये पहला चैप्टर का पहली हेडिंग है, अब इसके अंतर्गत सबसे पहली हेडिंग आती है जीवन अवधि। जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। अब जीवन अवधि किसे कहते हैं? अब जैसे कि कोई देखो, जीवन अवधि सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग बस ध्यान से पढ़िएगा। एक अगर इधर उधर कहीं मत देखिएगा, बस सीधे ध्यान में व्हाइट बोर्ड में देखिएगा। देखो, जीवों के जन्म से लेकर जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि। देखो हमने क्या बताया कि मान लो ये कोई जीव है, ये कोई जीव है, ये जन्म लिया। अब भाई ये जन्म लिया, ये वयस्क हुआ, ये धीरे धीरे चल के वयस्क हुआ। और वयस्क होके आगे और बढ़ा, उसके बाद ये वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, ये वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था के बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। भाई अब ये कोई जीव है, ये जन्म लिया यहाँ पर, अब वयस्क हुआ और वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो अब हम क्या कहना चाहते हैं कि हम देखो, हमारे कहने का उद्देश्य क्या है कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। हमारे कहने का उद्देश्य यही है। देखो हम समझाते हैं। तो देखो, अब यहाँ से यहाँ ये जो है और ये यहाँ तक की जो समय है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। देखो, जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, अब कोई जीव है, जन्म लिया और उसके प्राकृतिक उसके अब एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी प्राकृतिक मृत्यु जो है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। लिख लेंगे ना आप लोग, एकदम सिंपल सी परिभाषा है। देखो हमने क्या कहा कि जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। आप लोग नोट्स लेकर, कॉपी पेन लेकर तभी बैठिएगा, क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स बनाएगा तभी समझ में आएगा। क्योंकि अगर हम अभी, तो हमको ठीक है याद है, हम मानते हैं कि भी आप वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा याद रहेगा, 1 दिन 2 दिन तक याद रहेगा। लेकिन मान लो लग बाई चांस आप भूल ही गए, तो एक बार अगर अपनी नोट्स उठाकर देखेंगे तो हमको फिर से याद आ जाएगा। सही करेंगे? तो वही करें कि कॉपी पेन लेकर एकदम आराम से प्रॉपर नोट बनाइएगा एक अच्छा सा, ताकि आपको समझ में आए। अब हम एक हेडिंग वाइज पढ़ाते चलेंगे, कोई भी हेडिंग मिस नहीं करेंगे। अगर कोई भी हेडिंग अगर मिस हो गई भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसको। तो देखो, हम चर्चा किसी कर रहे थे? जीवन अवधि। तो आपको जीवन अवधि हमको लगता है समझ में आ गया है। देखो, जीव के जन्म से लेकर, अब जीव का जन्म हुआ, उसके जन्म से लेकर और उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। हो गया ना? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग। आगे चलें? चलो भाई आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग आती है जनन। इसके बाद क्या आती है? जनन।
जनन। भाई ये एकदम सिंपल सी परिभाषा है इसकी, ये कोई भी बच्चा बता सकता है, छोटा सा छोटा। रिप्रोडक्शन, जनन। भाई आप बताओ, अच्छा जनन किसे कहते हैं? ये आप लोग तो मालूम होगा कि जनन किसे कहते हैं। जनन एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। बस छोटी सी परिभाषा है, लिख डालिए, डाल के हेडिंग डाल लीजिए जनन, और उसके बाद लिख डालिएगा कि अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अब जनन, अब बात आती है कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है, ये भी तो बात आती है ना कि भाई जनन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि अपने समान, देखो अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है भाई? जनन, जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार का होता है? जनन, हाँ सही कह रहे हैं आप, सही समझे हैं। जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। आशा करता हूं इसके बारे में आप सभी को मालूम होगा। अलैंगिक जनन, देखो भाई, अब लैंगिक और अलैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो इंग्लिश भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब हम आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना तो वो टर्म यही देगा इंग्लिश में ही। अगर आपको टर्म आता है इंग्लिश में तब तो आप समझ पाएंगे, अन्यथा तो नहीं समझ पाएंगे। हिंदी में भी दिया रहेगा, ऐसी बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, आपकी चॉइस, जो भाषा आप जानते हैं उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अगर बात कही जाए तो इंग्लिश का ही मान्य है, क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश सबसे ज़्यादा आती है। तो आप लोग हेडिंग जो है, हेडिंग की इंग्लिश जरूरी है कि उसको याद रखें। तो देखो भाई, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? अब बात आती है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखो लैंगिक जनन जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो सबसे पहले हम डालते हैं अलैंगिक जनन। क्या? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। इसमें जो संतान उत्पन्न होती हैं, देखो इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती है। इसके लिए एक नाम दिया गया, एक शब्द का नाम दिया गया जिसे कहते हैं क्लोन। क्यों? क्योंकि भाई जो संतान उत्पन्न हो रही हैं अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न हो रही है वो हूबहू अपने पिता के समान है, अपने जनक के समान है। इसीलिए ये शब्द नाम दिया गया क्लोन। ये बहुत जरूरी है। तो हम अभी क्या बताए कि अलैंगिक जनन जिसमें क्या, जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या? उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये तो आप लोग को मालूम हो गया। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आप ध्यान से पढ़िएगा तब, नहीं तो ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप ही जानिएगा हमको क्या करना है। हमारा काम है पढ़ाने का, तो हम पढ़ा रहे हैं। देखो जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, अगर कोई भी जीव है, इसमें जो संतान उत्पन्न होती है
इसमें जो संतान उत्पन्न होती है, देखो इसमें जो, देखो ये नोट डाल के लिखिएगा स्टार बना के, इसमें जो संतान उत्पन्न होती हैं, इसमें जो संतान उत्पन्न होती हैं वो हूबहू, क्या हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। इसमें जो संतान उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं। इसके लिए क्या, इसके लिए एक शब्द दिया गया। वो शब्द क्या था? इसके लिए एक शब्द दिया गया जिसे क्या कहते हैं? क्लोन शब्द कहते हैं। क्या? क्लोन शब्द कहते हैं। समझ में आया? देखो फिर से देख लो एक बार। जनन, तो जनन अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। सीधी सी बात है, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। हम सबसे पहले अलैंगिक जनन की बात इसमें चर्चा किए हैं। अब ये मत समझना कि पहले ये है सर इसका बता दिए, नहीं। अब चाहे ये पहले कर लो चाहे ये पहले कर लो, हमने तो वैसे डाल दिया अलैंगिक जनन। वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना क्या समझ रहे हैं। तो अलैंगिक जनन, अब देखो भाई अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखो जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता हो। क्या? जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। चाहे नर हो या मादा, दोनों से एक जनक की आवश्यकता हो। क्या? दोनों में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता हो, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अगर मान लो कि अगर नर और मादा है, ये देखो अगर ये नर है और ये मादा, अगर इसमें दोनों इन्वॉल्व हो गए तो क्या कहेंगे हम? लैंगिक जनन। सही समझे हैं? अगर ये दोनों इन्वॉल्व हो गए तो उसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। अगर दोनों में से किसी एक अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन कहेंगे। देखो अब अलैंगिक जनन की बात हमने कही तो अलैंगिक जनन पर हम चर्चा कर रहे थे। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? आप लोग समझ गए हैं। हेडिंग डालिए अलैंगिक जनन, तो उसमें नोट करके लिखिएगा जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और एक पॉइंट बना के स्टार बना के लिखिएगा कि इसमें जो संतान उत्पन्न होती है या होते हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। इसलिए इसके लिए एक शब्द दिया गया, एक नाम प्रयुक्त किया गया जिसे क्या कहते हैं? क्लोन शब्द। ये आप पॉइंट बना के स्टार बना के ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्लोन शब्द दिया गया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्लोन कभी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि भाई क्लोन शब्द नाम क्यों दिया गया, बताओ। अभी हमने इतना समझाया और उसमें बताया भी क्लोन शब्द नाम क्यों दिया गया, क्या रीजन था उसका, क्या था कारण था, क्या क्यों दिया गया। हाँ सही समझे, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होती हैं वो हूबहू अपने जनक के समान होती हैं, इसीलिए क्लोन शब्द नाम दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलो नोट करते चलिए, बस एक कॉपी अच्छे से बनाइए। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की, बात तो कर दिए। अब दूसरा क्या आता है? लैंगिक जनन। हाँ सही समझिए, लैंगिक जनन। देखो भाई लैंगिक जनन दूसरा है ना, दूसरा डाल देते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
तो भाई अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, देखो अभी हमने अब क्या बताया अलैंगिक जनन में, कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। तो जस्ट अब उसके अपोजिट होगा, मतलब उसके विपरीत। तो अब जब अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में जाहिर सी बात है कितने जनक की आवश्यकता होगी? हाँ, 2 जनक की। सही समझे। देखो लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ऐसे डालेंगे कि जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। या ऐसे लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर और दूसरा मादा। नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। तो ऐसे लिखेंगे इसमें, देखो इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता, इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। नर और मादा, देखो नर और मादा। नर से नर युग्मक बनता है। क्या नर से नर युग्मक बनता है? और मादा से क्या बनता है भाई, बताओ? और मादा से मादा युग्मक बनता है। क्या मादा युग्मक बनता है। हमने क्या बोला कि इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक। तो भाई अब देखो ये क्या है, नर और ये मादा हुआ ना। तो अब देखो नर से हमने क्या बताया, नर युग्मक बना। देखो ये सब ध्यान से पढ़िएगा तुम। ये देखो नर से नर युग्मक बना और मादा से मादा युग्मक बना। ये तो जानते हैं आप। तो मतलब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, मतलब यहाँ अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज। क्या युग्मनज। युग्मनज मतलब एक फिर आगे धीरे धीरे मिलकर एक शिशु का निर्माण होता है। क्या एक शिशु का निर्माण होता है। तो देखो भाई मतलब नर से नर युग्मक मतलब क्या होता है, शुक्राणु। क्या शुक्राणु। क्या शुक्राणु। और मादा युग्मक से अंडाणु। तो भाई जब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, मतलब नर युग्मक शुक्राणु को कहते हैं और मादा युग्मक अंडाणु को कहते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तब युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज आगे धीरे धीरे विकसित होकर एक शिशु का निर्माण करता है। तो अब हम देखो, अब चूंकि ऐसा तो अलैंगिक जनन में हमको देखने को मिला ही नहीं। अलैंगिक जनन में केवल एक, चाहे ये और चाहे ये, दोनों में से एक को देखने को मिलता है। लेकिन अब बात आ जाएगी जैसे कि अब कोई पूछ ले कि भाई विभिन्नता किसमें पाई जाती है। क्या विभिन्नता, कोई पूछ लिया कि भाई बताओ कि विभिन्नता किसमें पाई जाती है। क्या विभिन्नता किसमें पाई जाती है, लैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में? कोई बात मालूम है किसी को? देखो बताते हैं। विभिन्नता लैंगिक जनन में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई लैंगिक जनन में जो है वो जो जनक, जो शिशु है, जो संतान उत्पत्ति हो रही है जिसकी, वो हूबहू अपने जनक के समान तो नहीं है। जनक के समान तो नहीं है, वो विभिन्न है। इसी कारण विभिन्नता लैंगिक जनन में पाई जाती है। अगर हम बात करें विभिन्नता किसमें नहीं पाई जाती है तो अलैंगिक जनन में बात कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसलिए कि जो संतान उत्पत्ति हो रही है अलैंगिक जनन में, वो हूबहू अपने पिता के समान है, मतलब जनक के समान है। इसलिए उसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। अगर समान होती तो समान नहीं होती तब विभिन्नता पाई जाती। समान है ना, इसलिए विभिन्नता कहाँ पाई गई?
तो एक आप नोट बना के लिख लीजिएगा, एक नोट डाल के, कि लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। क्या? कि लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है। ये आप नोट डाल के नीचे लिख लीजिएगा। इसके नीचे ये लिखने के बाद, इसको डायग्राम बनाने के बाद आप नीचे लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन में विभिन्नता पाई जाती है और अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने पिता के या जनक के समान होती है। बस यही कारण है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं। एकदम अच्छे से पढ़ा है ना। तो देखो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एकदम ऐसे जैसे लिखे हैं ऐसे लिखना, जैसे बताए हैं ऐसे एकदम। अगर पेपर में भी आ गया तो पेपर में भी ऐसे लिखना और दूसरा मत लिख के आ जाना। स्क्रीनशॉट कर लिए? चलो अब आगे चलते हैं। तो लैंगिक हमने क्या पढ़ा? जीवन अवधि पढ़ा और जनन पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़े? जनन में दो प्रकार आया, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो अब बात आती है अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की विधियां देखेंगे। क्या? अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां देखो अब कितने प्रकार के होते हैं। आगे पढ़ते चलते हैं, जितने प्रकार का होगा मालूम हो जाएगा। क्यों? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहली हेडिंग आती है द्विविभाजन। क्या? द्विविभाजन। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है द्विविभाजन, मतलब बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन देखो अब भाई, द्विविभाजन किसे कहते हैं? देखो एकदम ध्यान सुनना कि जब एक जनक बीच से अलग होकर, क्या? जब एक जनक बीच से अलग होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविभाजन। देखो जैसे कोई, ये अब हम बना लेते हैं। हम डायग्राम समझते चलते हैं। ये इसकी सेल वॉल है और ये क्या है? डीएनए। तो अब ये जो है भाई देखो, अब जब एक जनक बीच से अलग होकर, देखो ऐसे देख लीजिए आप लोग, परिभाषा सुनते चलिए, एकदम ध्यान सुनिएगा कि जब एक जनक बीच से अलग होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन। और इसमें सबसे मेन क्या है? मेन बात देखो कि इसमें सिर्फ डीएनए का द्विविभाजन होता है। क्या? डीएनए का। और वो डीएनए दो बराबर भागों में आपस में बढ़ जाता है। देखो हमने क्या बताया? द्विविभाजन। जब एक जनक बीच से अलग होकर, क्या? जब एक जनक, देखो ये एक जनक है, ये धीरे धीरे क्या? ये बीच से अलग हो रहा है। देखो यहाँ थोड़ा दबा, उसके बाद यहाँ और दबा, इसकी कोशिका भित्ति, और यहाँ और यहाँ दोनों अलग हो गए। तो हमने क्या? जब एक जनक बीच से अलग होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विविभाजन। जैसे
अब इसमें आगे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जब एक जनक बीज से अलग होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है और इसमें सिर्फ डीएनए का द्विविभाजन होता है, एक डीएनए दो बराबर भागों में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन। बस इतना लिखना है आपको, लिख लेंगे ना। क्या लिखेंगे कि जब एक जनक बीज से अलग होकर, जैसे अब देखो एक जनक है ये, देखो अब ये मार्कर ले लो, जैसे एक जनक है, अब ये बीज से अलग होकर दो बराबर भागों में, अब ये बराबर तो है नहीं, हम समझाने के लिए दूसरा मार्कर प्रयास करते हैं। देखो जैसे अब ये एक जनक है, क्या, अब ये एक जनक है, अब इसको दो नहीं माने, समझने के लिए मान लो कि एक है। अब ये बीज से अलग होकर, क्या, अब ये बीज से अलग होकर दो बराबर भागों में आपस में विभाजित हो गए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन। इसी को हम द्विविभाजन कहेंगे और इसमें सिर्फ डीएनए का द्विविभाजन होता है बस, और किसी का नहीं। तो अब भाई अब ये भी समझ में आता है कि भाई इसमें कौन से जीव आते हैं, किसमें होता है, ये भी तो हमको पढ़ना है ना। कि हम बता दिए कि जीव में होगा, लेकिन कौन से जीव में होगा, जब हमको यही नहीं पता है तो हम पढ़ कह रहे हैं, सही है ना। देखो हम अब उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण में लिखिएगा कि उदाहरण, पहले आप परिभाषा लिख के और ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे उदाहरण लिखिएगा, समझे। पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद उदाहरण में लिखिएगा कि अमीबा में होता है ये सब, अमीबा और यूग्लिना, अमीबा यूग्लिना और सारे प्रोटोजोआ संघ के सदस्य, क्या, सारे प्रोटोजोआ संघ के सदस्य, प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। लिख लेंगे ना, अमीबा, यूग्लिना और सारे प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। तो देखो भाई हमने क्या बताया कि अलैंगिक जनन की विधियां, सबसे पहले उसमें नंबर 1 डाल के लिखिएगा द्विविभाजन। तो द्विविभाजन में हेडिंग डालने के बाद आप लिखिएगा परिभाषा कि जब एक जनक बीज से अलग होकर दो बराबर भागों में विभाजित होता है और इसमें सिर्फ डीएनए का दो विभाजन होता है, एक डीएनए दो अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, द्विविभाजन। अब द्विविभाजन हेडिंग परिभाषा लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद उदाहरण में डाल के लिखिएगा कि अमीबा, यूग्लिना और सारे प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। बस आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ तो गए ना होंगे, लिखने की जरूरत है नहीं उनको परिभाषा। चलो स्क्रीनशॉट किए, कर लो। चलो अब दूसरा हेडिंग डालिएगा, द्विविभाजन के बाद आता है बीजाणु जनन। क्या, बीजाणु जनन। नंबर 2 हेडिंग डालिए, बीजाणु जनन, स्पोरोलेशन, बीजाणु जनन, स्पोरोलेशन। देखो भाई अब बीजाणु जनन में क्या है कि इसमें जो जीव होते हैं, क्या, बीजाणु जनन में जो जीव होते हैं वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया संतान बनाता है। अब नया संतान बनाता तो है, लेकिन वो भी किसी माध्यम के द्वारा। अब अपने आप तो हो नहीं जाता, वो ग्रो होता है किसी के द्वारा, जैसे मीडिया के द्वारा, चाहे हवा हो गया या पानी हो गया, जंतु किसी भी द्वारा। वो जो बीजाणु है वो दूर जाकर एक नया संतान बनाता है। तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि बीजाणु जनन में जीव जो होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया संतान बनाता है। यह मीडिया के द्वारा दूर जाकर, क्या, यह मीडिया के द्वारा दूर जाकर एक नया संतान बनाता है। अब मीडिया के द्वारा जैसे जल, हवा और जंतु के द्वारा दूर जाकर एक नया संतान बनाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, बीजाणु जनन। देखो बीजाणु जनन, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि एक देखो इसको डायग्राम देखो, तब समझ में आएगा।
ये क्या है जानते हैं आप लोग? पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक क्या है? कोई बताएगा मुझे? पेनिसिलियम एक क्या है? किसी को मालूम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी को मालूम होगा कि पेनिसिलियम क्या है। पेनिसिलियम क्या है, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले पेनिसिलियम की खोज किसने की थी और पेनिसिलियम एक क्या है? अगर किसी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखो, अब ये पेनिसिलियम है। अब हमने क्या कहा कि बीजाणु जनन में जीव जो होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं। अब ये क्या है? ये बीजाणु है। क्या है? बीजाणु है। तो बीजाणु जनन में जीव जो होते हैं बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। अब ये बीजाणु दूर जाकर एक नया क्या, अब ये दूर जाकर एक नया संतान बनाएगा। क्या? एक नया संतान बनाएगा। इसी को क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। तो हमने क्या कहा कि बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु अंकुरित होकर एक नया संतान बनाता है या किसी भी मीडिया के द्वारा, ब्रैकेट में लिख लेना कि जल, हवा या जंतु के द्वारा दूर जाकर एक नया संतान बनाते हैं। इसी को क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। और हेडिंग डाल लीजिएगा, उदाहरण में डाल के लिखिएगा नीचे कि पेनिसिलियम और डायग्राम बना के उदाहरण नीचे लिखिएगा। उदाहरण में परिभाषा लिखने के बाद चित्र बनाइएगा, डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद उदाहरण में डाल के लिखिएगा कि पेनिसिलियम। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, क्यों? अब आगे देखते हैं हम। समझ में आया ना? अब आगे चलें? नहीं समझ में आया? देखो एक बार फिर देख लो। हमने क्या कहा कि बीजाणु जनन में, देखो बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। और देखो बीजाणु जनन में जीव, देखो बीजाणु है, बीजाणु जनन में जीव जो होते हैं वो बीजाणु उत्पन्न करते हैं और वो बीजाणु दूर जाकर एक नया संतान बनाता है। इसी को हम बीजाणु जनन कहते हैं। और या किसी मीडिया के द्वारा जाता है, मतलब चाहे वो हवा हो या जंतु हो या जल हो, किसी भी के द्वारा वो दूर जाकर एक नया संतान बनाता है और इसी को हम बीजाणु जनन कहते हैं। समझ गए ना? कि और समझाएं इसके बारे में, और समझा दें? देखो नहीं समझ में आ रहा है। देखो अब देखो जाते कैसे हैं। अब हमने कहा मीडिया के द्वारा, हवा जैसे, अब जैसे कोई तूफान चला, एकदम तेज तूफान चला। अब देखो ये जो पेनिसिलियम है ये बहुत कमजोर होते हैं। अगर हवा चला तो ये टूट जाते हैं और हवा के द्वारा दूर उड़कर जाते हैं और जहाँ ये चिपकते हैं और वहाँ से नया बीजाणु बना लेते हैं। ये एक मीडिया के द्वारा हुआ, हवा के द्वारा। अब जल के द्वारा बताते हैं। देखो अब जब बारिश हुई, मान लो बारिश हुई, ऐसे बारिश हुई तो ये जो बीजाणु है ये टूटकर जमीन में आ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। जमीन के द्वारा ये पानी के बहाव से दूर, जहाँ तक बहाव उसका जाएगा वो दूर जाकर एक नया स्थान पे ग्रो करेंगे। तो जब नया स्थान पे ग्रो करेंगे तो नया बीजाणु बनेगा। क्या? नया बीजाणु बनेगा और बीजाणु से एक नया संतान बनाएगा। ये दूसरा हुआ। अब जंतु के द्वारा कैसे होगा कि मान लो कोई पक्षी है। क्या? पक्षी है। अब पक्षी है, अब आया और इस पर बैठ गया। किस पर? ये पेनिसिलियम पे बैठ गया। तो जो पक्षी बैठ गया तो उसके पैर ऐसे होते हैं गद्दीदार, तो उसके पैर पे ये बीजाणु जो होते हैं चिपक जाते हैं। तो चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद जब ये पक्षी फिर उड़कर मान लो किसी टहनी पर जाकर बैठ गया, मतलब टहनी क्या, हाँ टहनी पर या किसी चट्टान पर या किसी जमीन पर जाकर बैठ गया, तो वहाँ पर ये बीजाणु क्या होते हैं, वहाँ पर इसे ये चिपक जाते हैं। क्या? ये चिपक जाते हैं। तो चिपकने के बाद यहाँ जब चिपक जाते हैं तो नया बीजाणु उत्पन्न करते हैं और ये बीजाणु जब चिपक जाते हैं तो इसी से एक नया संतान बनाता है। इसी को अब मतलब जब इसे चिपक जाते हैं तो नया संतान बनाता है। तो नया संतान बनाता है, इसी को क्या कहेंगे हम? बीजाणु जनन। तो अब आशा करता हूँ इतना समझा दिए इसके बारे में, आपको इसमें कुछ बचा नहीं है। हम हेडिंग इसकी परिभाषा भी बता दिए, डायग्राम भी बना दिए और तीनों भी माध्यम बता दिए, पक्षी के द्वारा, जंतु के द्वारा और हवा के द्वारा, तीनों माध्यम बता दिए। अब इसका उदाहरण बता दिए पेनिसिलियम। आप लोग हेडिंग डालिएगा, उसके बाद परिभाषा लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद तब उदाहरण डाल के उसका लिखिएगा। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप हो गया?
मिटाते हैं। बस ध्यान से समझो बस। अब अगला देखते हैं, कितने नंबर आता है? 3 नंबर आता है। तीसरा नंबर में हेडिंग डालिएगा मुकुलन। क्या? मुकुलन। अब ये मुकुलन कौन सी बला है, इसको देखते हैं भाई। बड़ी। तो मुकुलन में क्या होता है कि भाई अब कोई भी जीव है, पहले हम उसका डायग्राम बना लेते हैं उस जीव का, चाहे जो हो। देखो अब मुकुलन में क्या होता है कि भाई मुकुलन इसमें जीव के, देखो अब ये जीव है, क्या है? ये जीव है। इसमें देखो मुकुलन में सीधे लिखेंगे, मुकुलन हेडिंग लाइएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा कि जीव, इसमें जनक के शरीर पर क्या, इसमें जनक के शरीर पर एक मुकुल बनता है। ये जो क्या है, ये मुकुल है। क्या? मुकुल, जिसे बड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बड। और ये मुकुल है, इंग्लिश में मुकुल कहते हैं, इंग्लिश में बड कहते हैं। तो जनक के शरीर पर एक मुकुल बनता है। वो मुकुल धीरे धीरे क्या होता है, जनक से शरीर से अलग होकर एक नया जीव बनाता है। देखो एक नया जीव बनाया ना, नया जीव बनाया ना, नया जीव या नया संतान, कुछ भी कहेंगे आप, बनाया ना। क्या? एक नया जीव बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? मुकुलन। समझ में आया ना? उदाहरण में डाल के लिखिएगा, उदाहरण जैसे ईस्ट और हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा में अक्सर हमको ईस्ट और हाइड्रा में देखने को ये सब मिलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जनक के शरीर पर, देखो ये जनक है, इसके शरीर पर एक मुकुल बना और वो मुकुल धीरे धीरे जनक के शरीर से अलग होकर एक नया जीव बनाया। क्या? एक नया जीव, एक नया संतान बनाया, इसी को हम क्या कहेंगे? मुकुलन। तो जनक के शरीर, इसमें ऐसे लिखेंगे कि जनक के शरीर पर एक मुकुल बनता है और वो मुकुल धीरे धीरे जनक के शरीर से अलग होकर एक नया संतान बनाता है, इसी को हम क्या कहेंगे? मुकुलन। बस इतना हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाकर उदाहरण डालकर आप ये 2 नाम लिख लीजिएगा। बस 2 नाम बहुत सफिशिएंट है, इतना, ईस्ट और हाइड्रा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मुकुलन। अब आता है